बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, हम लोगों ने रिसर्च की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझ लिया है और साथ में रिसर्च की टाइप्स को देख लिया है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है उसको भी देख लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ऐड होंगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। और साइटेशन और रेफरेंसेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन। अब रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है तो मैंने सोचा कि इसके भी 2 पार्ट ही बना दूँ। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग रिसर्च डिज़ाइन देखेंगे कि क्या होता है और साथ में हम लोग देखेंगे कि केस स्टडी क्या होता है। ठीक है? रिसर्च डिज़ाइन की एक टाइप है केस स्टडी और हम इसको केस स्टडी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं रिसर्च डिज़ाइन की कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। तो रिसर्च डिज़ाइन जो है ये एक प्लान होता है जिसमें कि हम लोग टेक्निक्स और अप्रोचेज़ वगैरह को देखते हैं कि हम लोग कौन-सी रिसर्च अप्रोचेज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है? कौन-सी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। रिसर्चर का जो है वो फ़ोकस किस पे होता है कि वो मेथोडोलॉजीज़ को देख सके कि वो कौन-सा मेथड को यूज़ करने वाले हैं, मटेरियल किस तरह से उन्होंने कलेक्ट करना है, डिज़ाइन कौन-सा चूज़ करना है और किस तरह से वो अपनी रिसर्च को बना सकते हैं सक्सेसफुल। इसमें भी जो है वो कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक ट्रुथफुल स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि टेक्निक्स डेटा कलेक्शन के लिए जो भी हम लोग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे उनको देखा जाए। इसके अलावा जो थर्ड वाला है वो है द मेथड टू बी यूटिलाइज्ड इन असेसिंग द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड। अब मेथड देखना है कि जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, उसका हम लोगों ने कौन-सा मेथड यूज़ किया है। जो फोर्थ वाला है द स्टडी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट, पूरे रिसर्च में कौन-सा वाला मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है? यानी कि क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव होगा, हिस्टोरिकल कौन-सी वाली हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएँगी। इसके अलावा पोटेंशियल स्टम्बलिंग हर्डल्स इन रिसर्च। कोई भी आप लोगों को हर्डल आ रही है ना किसी भी रिसर्च में, आप इस काबिल होने चाहिए कि आप उन हर्डल्स को जो है वो सामना कर सकें, आप में इतना पोटेंशियल होना चाहिए। उसके अलावा द कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच द रिसर्च वाज़ कंडक्टेड, कॉन्टेक्स्ट को भी देखा जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए हम लोग रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं। 7 वाला है टाइमलाइन, ठीक है? अब आगे चलते हैं, तो देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है रिसर्च डिज़ाइन की। रिसर्च डिज़ाइन जो होता है ना, ये ही अ प्लान फॉर सक्सेस। जब आप रिसर्च डिज़ाइन को देख लेते हैं ना कि आप लोगों ने कौन-सा रिसर्च डिज़ाइन को अडॉप्ट करना है, तो समझ लें कि आप लोगों की सक्सेस होने की, आप थीसिस के पास होने की जो पहली स्टेज है, आपने वो पार कर ली है। ठीक है? अब रिसर्च डिज़ाइन जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें हमारे पास क्लियर गोल होता है कि हमने अचीव क्या करना है, मोटिवेशंस होती हैं, प्लान होता है और साथ में व्हाइल कंसिडरेशन प्रैक्टिकल लिमिटेशंस लाइक लोकेशन, टाइम, बजट, ये सारी चीज़ें जो है और कौन-कौन से हमारे पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग रिसर्च डिज़ाइन में ही देखते हैं। ठीक है? अब देखिए ना कि हमारे पास एक क्लियर गोल है, मोटिवेशन भी है, प्लान्स भी हैं और हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती हैं हमारे पास, हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों को जब पता चल चुका है कि कौन-कौन से हमारे पास सोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, तो ऑफ़ कोर्स हम लोगों का जो सक्सेस होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब एक वेल डिफाइंड रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो हम लोगों को हेल्प करता है कि हम लोग फ़ोकस्ड रहें, ठीक है? हम लोग फ़ोकस्ड रहें, एफिशिएंट रहें और इफ़ेक्टिव रहें, ठीक है? और वो हमारे जो भी गोल होते हैं उसको अचीव करने में हम लोगों की हेल्प करता है। अब द नीड ऑफ रिसर्च डिज़ाइन देख लेते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन की जो नीड है वो क्या है? और हम लोग इसको इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। एक वेल प्लान्ड रिसर्च डिज़ाइन जो होता है, वो हम लोगों को रिलायबल रिज़ल्ट फाइंड आउट करने में हम लोगों की मदद करता है। वेरियस रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ जो हैं, वो एक साथ काम करती हैं, ठीक है? इसके अलावा मेकिंग द स्टडी मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। गुड रिसर्च डिज़ाइन जो होता है, वो हम लोगों को हेल्प करता है कि हम लोग मिनिमम टाइम में अपने मैक्सिमम रिज़ल्ट को जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है? इसमें हम लोग मिनिमम जो है टाइम को इन्वेस्ट करें, एफर्ट्स को इन्वेस्ट करें, रिसोर्सेज़ को इन्वेस्ट करें और हम लोग मैक्सिमम रिज़ल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से एक एक्सपर्ट आर्किटेक्ट है, उसको नीड है किस चीज़ की कि वो एक सॉलिड उसके पास प्लान हो ताकि वो एक कार को बिल्ड अप कर सके। बिल्कुल इसी तरह से एक रिसर्चर के पास एक अच्छा प्लान होगा तभी वो डाटा को कलेक्ट कर सकता है। डाटा कलेक्ट करने से पहले उसके पास एक सॉलिड प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी-सी मिस्टेक जो है वो आपका काम भी ख़राब कर सकती है, इसीलिए मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब एक वेल डिज़ाइन स्टडी जो होती है वो हेल्प करती है किसी भी रिसर्चर को कि वो ऑर्गनाइज़ कर सकती हैं अपनी थॉट्स को, आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि प्रॉब्लम्स की जो पोटेंशियल है वो कितनी है। उसके अलावा आप डेवलप करते हो लॉजिकली और कोहेरेंट अप्रोचेज़ को। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द स्टडी वर्क टुगेदर। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसकी मज़ीद इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है कि रिसर्च डिज़ाइन जो है, इसमें हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। ये हम लोगों को हेल्प करती है कि हम लोग अचीव कर सकें डिज़ायर्ड स्टडी आउटकम विद यूज़फुल कंक्लूजन्स, ठीक है? और ये बात है कि हम लोग रिलायबल रिजल्ट्स को हासिल कर सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू। इसके अलावा बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें हम लोगों को एरर्स या फिर इनएक्यूरेसी मिलेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला है कि इसमें हम लोग एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को मैक्सिमम कर देते हैं। लाइक हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हम लोग को जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे मिलेंगे। इट सेव्स टाइम बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी, मतलब कि जो
जो भी अननेसेसरी हम लोग काम करते हैं ना, उसके लिए हमारा जो है वो टाइम बचा लेती हैं ये। उसके अलावा इट क्लैरिफाइज़ रिसर्च प्रॉब्लम्स, हम लोगों को जब रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, एम्बिग्यूटी जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी और कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी, तो हमारे लिए बहुत कुछ हेल्पफुल हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि हम लोग जो रिसर्च का जो मटीरियल है, जो डाटा कलेक्शन करनी है, वो कैसे करनी है और साथ में हाइपोथेसिस को किस तरह से टेस्ट करना है। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात की है कि बिल्कुल एक रोड मैप की तरह होता है। हमारा रिसर्च जो डिज़ाइन है, वो बिल्कुल एक रोड मैप की तरह होता है, जो कि किसी भी रिसर्चर को गाइड करता है, किसी भी राइट डायरेक्शन की तरफ कि आपने अब इस डायरेक्शन की तरफ जाना है। इसके अलावा बिल्कुल अनबायस्ड होके काम करना है, ठीक है? इसमें बायसेंस नहीं चलेगी। ये हम लोगों को प्रोवाइड करती है एस्टिमेटेड रिसोर्सेज़ नीडेड, जो भी हम लोगों को रिसोर्सेज़ चाहिए, वो हम लोग को प्रोवाइड करती है इंक्लूडेड टाइम, एफर्ट्स एंड बजट। ओके? इसके अलावा हमारे पास जो 10th वाला है वो है द इट इंश्योर्स अ स्मूथ एंड एफिशिएंट रिसर्च प्रोग्रेस। और ये हम लोगों को प्रोवाइड करती है कि हमारी जो रिसर्च है वो बहुत स्मूथली रन करेगी और हम लोगों को मैक्सिमम जो है वो रिज़ल्ट मिलेंगे। और साथ में जो है जो नेक्स्ट वाला है उसमें कहा है कि ये एक सॉलिड फाउंडेशन होती है किसी भी प्रोजेक्ट की। इसमें जो हमारी अननेसेसरी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो असम्पशन्स होती हैं, उसको अवॉइड करने में मदद करती हैं। और साथ में जो भी डिफेक्ट आ रहे हैं हमारे रिसर्च पेपर में, उसको भी ये फाइंड आउट करती हैं। और साथ में जो लास्ट वाला पॉइंट है उसमें उसमें ये कहा गया है कि इट अलाउज़ फॉर लर्निंग फ्रॉम अदर्स क्रिटिक्स एंड इवैल्यूएशंस लीडिंग फॉर इम्प्रूवमेंट्स। साथ में हम लोगों को जो दूसरे क्रिटिक्स हैं उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और हम लोगों को इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मिलती है। ठीक है? बाकी सारी दोबारा से पुरानी बातें हैं, बार-बार मैं क्या करूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है केस स्टडी। केस स्टडी जो है ये एक रिसर्च डिज़ाइन है, इज़ अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्या है ये लाज़मी याद रखने की क्या ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें हम लोग नॉन न्यूमेरिकल डाटा लेते हैं और इसमें हम लोग इंसानों के बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है? ये हम लोगों ने रिसर्च टाइप्स में पढ़ा था, क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में जब हमने स्टडी की थी। तो आप इसी मेन चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है, ज़हन में रखना है इसको। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का या फिर ग्रुप्स का, या फिर दूसरे केसेस जो हैं जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, उन सब के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। इट्स पॉपुलर इन सोशल साइंसेस, ये सोशल साइंसेस में ज़्यादा पॉपुलर होती है केस स्टडी, ठीक है? अब ये जो रिसर्चर है वो केस स्टडीज़ को क्यों यूज़ करेगा ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके डिफरेंट थ्योरीज़ को जो कि दी गई हुई हैं, हाइपोथेसिस को, या फिर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस जो कि किसी भी पर्सन के बारे में पूछे गए हैं या फिर एक ग्रुप के बारे में पूछे गए हैं। तो ऑफ कोर्स वो जाके रिसर्च करेगा तभी तो उनको इस क्वेश्चन के जो है वो आंसर्स मिलेंगे। इसके अलावा दे गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यूज़, इंटरव्यूज़ के ज़रिए जो है वो डाटा इकट्ठा किया जाता है और दूसरे रिसोर्सेज़ को भी यूज़ किया जाता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद क्या बात की गई है कि ये जो केस स्टडी है अपार्ट फ्रॉम अदर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स, इनका जो फ़ोकस होता है वो किस पे होता है कि जो कॉम्बिनेशन होता है सर्कमस्टांसेस का, वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल पर या फिर ग्रुप्स पे। सिंगल क्वेश्चन सेंटर्ड पे ये जो है सारी रिवॉल्व करेगी। इसके अलावा पर्सनल स्टोरीज़ और एक्सपीरियंसेस वगैरह भी ऐड हो सकते हैं इस रिसर्च में। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केस स्टडी की, रिसर्च डिज़ाइन की, उसमें हमारे पास है कि जो रिसर्चर हैं, रिसर्चर्स एड्रेसेस अ फ्यू क्वेश्चंस टू इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप। वो जो है वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो भी है ना इंडिविजुअल्स यहाँ पे किसी ग्रुप से जाके वो क्वेश्चन करते हैं टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस, किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा मज़ीद डाटा इकट्ठा करने के लिए मल्टीपल सोर्सेज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स, फील्ड डाटा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दे रिक्वायर प्रिसाइज़ कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज़ टू गाइड देयर अप्रोच। एक वेल डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा-सा ढूँढना मुश्किल होता है, ठीक है? और जिस पर सारी की सारी फाइंडिंग्स जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। अब कौन-कौन सी कैटेगरीज़ जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं, जिसमें कि लैंग्वेज, प्रायर बिलीव्स आ जाते हैं, ठीक है? अब जो रिसर्चर है उसका एम क्या होता है कि टू लर्न बाय आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चन्स अबाउट हाउ पीपल इंटरप्रेट रियलिटी इन देयर सिचुएशंस। हम लोगों ने क्वालिटेटिव में यही पढ़ा था ना कि जो रिसर्चर होते हैं वो रियलिटी से इंटरेक्शन करते हैं और जाके एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करते हैं ताकि वो रियलिटी की जो सिचुएशंस हैं उनको वो स्टडी कर सकें कॉन्टेक्स्ट में जाके, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। ठीक है, अभी जो केस स्टडी है वो किन-किन फ़ील्ड्स में यूज़ होती है, इसमें बिज़नेस, एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और दूसरी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं इसमें। इसके अलावा जो मेन केस स्टडी अप्रोचेज़ टू डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन करने के लिए कौन-कौन सी अप्रोचेज़ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो केस स्टडी में डाटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है और इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग रियलिटी थ्रू एक्सपीरियंसेस, ठीक है? केस स्टडी जो होती है देयर आर 2 मेन्स वे टू कलेक्ट डाटा। डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करना है और फील्ड वर्क को एग्जामिनेशन करना है। जो डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन है उसमें क्या होता है कि उसमें इन्वॉल्व होते हैं रिव्यू करना है एग्जिस्टेड नॉलेज का, एग्जिस्टेड मटेरियल का, कोई भी बुक हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, जर्नल हो गया, फोटोज़ हो गई, कोई भी चीज़ है वो सारी ऑलरेडी एग्जिस्टेड डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में मौजूद हैं, वीडियोज़ की, फोटोज़ की शक्ल में, तो उनसे हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इसमें हम लोग लिटरेचर रिव्यू के बारे में बात करते हैं, दिस इंक्लूड्स लिटरेचर रिव्यू। इसमें जो है वो डाटा को कलेक्ट किया जाता है जिसमें कि उसको एनालाइज़ किया जाता है हिस्टोरिकल सोर्सेज़ को ताकि डीप अंडरस्टैंडिंग ली जा सके टॉपिक के बारे में। फील्ड वर्क क्या होता है दूसरी तरफ कि इसमें क्या होता है कि इसमें इट इन्वॉल्व्स फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरव्यूज़। इसमें इंटरव्यूज़ वगैरह आ जाती हैं या फिर ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं ना, वो आ जाती हैं फील्ड वर्क में। इसमें ऑब्ज़र्व किया जाता है इवेंट्स को, पब्लिक गैदरिंग्स को या फिर डेली लाइफ़्स को। इसके अलावा इसमें कंडक्ट की जाती है इन पर्सन और फ़ोन इंटरव्यूज़। आमने-सामने बैठकर भी आप जो है इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, फ़ोन पे आप लोग इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप इंटरव्यूज़ होते हैं विद मल्टीपल पीपल।
और जो फोर्थ वाला है वो है शैडोइंग इंडिविजुअल टू गेन इनसाइट इनटू देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब उनके एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के उस पे भी स्टडी की जाती है। अब इसके अलावा जो केस स्टडी डिज़ाइन है इसमें 3 स्टेजेस जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। 3 स्टेजेस आ जाती हैं इसमें। सबसे पहले है गोल सेटिंग। गोल स्टडी में क्या आता है कि इसमें जो रिसर्चर्स हैं उनको पता चल जाता है कि वो स्टडी किस बारे में करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद डाटा कलेक्शन आती है। अब रिसर्चर्स को इन्फॉर्मेशन भी तो कलेक्ट करनी है ना, वो किस तरह से कर सकते हैं, इंटरव्यूज ले सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। उसके अलावा जो थर्ड वाला है वो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें जो रिसर्चर है वो एनालाइज़ करता है डाटा को, इंटरप्रेट करता है और जो है वो कंक्लूजन की तरफ जाता है। ठीक है? अब केस स्टडी रिसर्च टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि केस स्टडी रिसर्च टूल्स यानी कि कौन-कौन से टूल्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिसर्च स्टडी में। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि इसमें जो है वो क्वेश्चनरीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। क्वेश्चनरी कौन-कौन से हो सकते हैं, ओपन एंडेड और प्रेजेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और दूसरे भी ऑनलाइन सर्वे जितने भी होते हैं वो सारी इसमें आ सकते हैं। तो बारी-बारी टूल्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। इ इसको एक फ्लेक्सिबल रिसर्च मेथड भी बोला जाता है और थोड़ा क्रिटिकल रिसर्च मेथड भी इसको बोला जाता है। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हैं, ये एक वैल्यूएबल टूल माना जाता है केस स्टडी रिसर्च में। इस मेथड में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स हैविंग इन डेप्थ वन ऑन वन कन्वर्सेशन विद इंडिविजुअल टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। यानी कि बारी-बारी उनसे बात की जाती है। वन ऑन वन कन्वर्सेशंस होती हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली जा सके, डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कोई किस इसके बारे में क्या सोचता है, उनके एक्सपीरियंसेस इसके बारे में क्या हैं। अब इसमें क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है ना, उसके पास एक जनरल आइडिया होता है कि उसको डिस्कस किसके बारे में करना है। अभी जो कन्वर्सेशन होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पर जो भी ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हुए होते हैं। रिसर्चर को पता होता है कि मैंने अगले बंदे से जो है वो क्या सवाल करना है और इसके अलावा दिस अलाउज टू द रिसर्चर टू एक्सप्लोर टॉपिक्स इन मोर डिटेल। ठीक है, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके ना उन टॉपिक्स को, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में वो जा सकें। इसके अलावा फॉलो अप ऑन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और मज़ीद इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की तरफ भी उसका रुझान जो है वो पैदा हो। उसके अलावा गेन यूनिक इनसाइट एंड पर्सपेक्टिव्स और उसको मौका मिलता है कि वो दूसरों के जो एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है उसके बारे में भी वो जान सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो है फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़। ये जो है ये एक दूसरी टेक्नीक है केस स्टडी में जो कि इस्तेमाल होती है। इसमें ग्रुप्स की शक्ल में डिस्कशन की जाती है, इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो रिसर्चर है वो इनवाइट करता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को जिसने कि पार्टिसिपेट करना होता है एक ओपन एंडेड डिबेट में। ठीक है, इसमें जो है किसी भी स्पेसिफिक थीम या इशू पे बात की जाती है, उस पे डिबेट की जाती है। एक जो नॉर्मल ग्रुप साइज़ होता है उसकी रेंज होती है 5 टू 15 पीपल। 5 से 15 लोग जो हैं वो इस स्मॉल ग्रुप में होते हैं। अब जो रिसर्चर हैं वो इस टूल को यूज़ कर सकते हैं कि वो जो लोगों के जो डीपर थॉट्स हैं ना उसके बारे में वो जान सकें, उनकी फीलिंग्स और उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में जान सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला टूल है वो है हमारे पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इट्स एन अदर स्ट्रैटेजी जिसमें कि हम लोग पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशंस पे काम की जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करता है। उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, उसके एक्सपीरियंसेस में जो है वो उसको ऑब्जर्व करेगा कि बंदा ये क्या काम करता है। ठीक है, किस तरह से उसको उसने ऑब्जर्व करना होता है। द पीपल बीइंग एग्जामिन्ड आर नॉट ऑफन अवेयर। जो भी ऑब्जर्व करते हैं ना रिसर्चर्स, उनको पता नहीं होता कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, मेरे पे कोई रिसर्च करना चाह रहा है। मोस्टली ये चीज़ नहीं पता होती कि मुझे कोई देख रहा है। ठीक है, लेकिन जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में नोट डाउन करना होता है, उनकी ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करना। उनकी जो भी वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनके बारे में उनको नोट्स लाज़मी बनाने होते हैं। अब ये जो केस स्टडी है, उसको हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जो केस स्टडीज़ होती हैं ना, ये पावरफुल टूल हैं सोशल साइंसेज़ में और बिज़नेस वर्ल्ड में, ठीक है? अगर इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करनी है, तो हम लोग केस स्टडी को के जो रिसर्च डिज़ाइन है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज़, ह्यूमन बिहेवियर बाय एग्जामिनिंग इंडिविजुअल केस इन डेप्थ। ज़ाहिर है इसमें हम लोग ह्यूमन जो एक्सपीरियंसेज़ हैं या फिर उनके जो बिहेवियर है, उन्हीं उन्हीं के बारे में तो स्टडी करते हैं, ठीक है? अब इसमें जो है कुछ वेज़ हैं केस स्टडी को यूज़ करने के। सबसे पहले टीचिंग एंड लर्निंग। केस स्टडीज़ जो हैं, केस स्टडी के लिए हम लोगों को रियल लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स मिल जाती हैं, जिनको कि हम लोग चैलेंज कर सकते हैं और उनसे हम लोग सॉल्यूशंस को हासिल कर सकते हैं। इसमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि वो ये सीखें कि किस तरह से उन्होंने थ्योरीज़ को अप्लाई करना है और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से क्लियर करना है। जो दूसरा वाला है हमारे पास, वो है प्रोग्राम इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि केस स्टडी जो है, वो हम लोगों को इसमें हेल्प करती है कि हम लोग ये देख सकें कि ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकें, जिनको कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जिसमें कि हम लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जो नेक्स्ट वाला है हमारे पास, वो है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। इसमें हम लोग ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को भी तो अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें जो ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस हैं, उनका क्या जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस का उन पे उनके बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस आता है। इसके अलावा जब वो जो कोई भी एक इंडिविजुअल है, वो किसी ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, तो उस वक़्त उसके बिहेवियर में, उसके एक्सपीरियंसेस में क्या असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें भी हम लोग केस स्टडीज़ के ज़रिए सीख सकते हैं। लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। हर किस्म की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसको हम लोग एग्ज़ामिन करने के लिए केस स्टडी का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सोशल एनवायरमेंटल आ जाता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ सकते हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं इसके ज़रिए। आइडेंटिफाइंग इश्यूज़। अब केस स्टडी जो है वो अनकवर करती है हिडन प्रॉब्लम्स को, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन या फिर बिज़नेसेस हैं, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको वो रिवील करेगी, उनके इश्यूज़ को रिवील करेगी कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं। 6 वाला है वो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। केस स्टडी जो है वो स्टूडेंट्स को भी सिखाती है कि किस तरह से उन्होंने जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं ना, उनको किस तरह से टैकल करना है।
इनेबल देम टू रिकॉग्नाइज एंड हैंडल सिमिलर सिचुएशंस इन देयर ओन लाइव्स। ठीक है, अपनी ज़िंदगियों में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप लोगों ने किस तरह से हैंडल करना है, ये भी हम लोगों को केस स्टडी के ज़रिए पता लग सकता है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग केस स्टडी मॉडल्स, अब इसमें मॉडल्स देख लेते हैं कि मॉडल्स कौन-कौन से हम लोग यूज़ कर सकते हैं केस स्टडी में। ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉम्प्लेक्स, हर एक को पता है वक़्त के साथ-साथ इंसान का बिहेवियर बदलता रहता है, इंसान भी बदलते रहते हैं खैर। ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमेशा इंसान का बिहेवियर एक सा नहीं रहता है। इस पे जो है मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जब इंसान पे जो मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज़ करते हैं तो इंसान का बिहेवियर जो है वो ऑटोमैटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसी के बारे में तो स्टडी है कि अगर ये वाला फैक्टर है तो इंसान का बिहेवियर कैसा होगा, ये वाला फैक्टर है तो कैसा होगा। इसमें जो मॉडल का इस्तेमाल होता है उसमें सबसे पहला है हमारे पास इलस्ट्रेटिव केस स्टडी। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, दिस इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू आइडेंटिफाई कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कॉज़ एंड इफेक्ट जो भी है, इसका पहले ये कॉज़ हुआ है, उसके बाद उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसके बारे में जो स्टडी होती है इसको हम लोग इलस्ट्रेटिव केस स्टडी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड वाला है वो है क्युमुलेटिव केस स्टडी। ये अप्रोच जो है वो इन्वॉल्व होती है किसमें, ऑब्जर्व किया जाता है सेम फिनोमेना ओवर टाइम टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेसेस एंड इवेंट दैट अनफोल्ड ओवर अ पीरियड। इसमें सेम फिनोमेना को बार-बार ऑब्जर्व किया जाता है ताकि डीप अंडरस्टैंडिंग ली जा सके कि क्या जो भी प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे इवेंट्स के साथ-साथ किस तरह से चीज़ें जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अनकवर होती हैं या अनफोल्ड होती हैं, उनके बारे में इसके ज़रिए जाना जाता है। उसके बाद जो थर्ड वाला है वो है एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी। अब इसका एम क्या होता है कि आंसर लेके स्पेसिफिक क्वेश्चंस का जो कि एक्सप्लोर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इशू को। फॉर एग्जांपल इसमें सोशल, इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटिकल फिनोमेना आ जाते हैं कि डिफरेंट क्वेश्चंस के ज़रिए डिफरेंट इश्यूज़ को हाईलाइट किया जा सके कि क्या प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी में। इसके अलावा जो अदर टाइप्स आ जाती हैं केस स्टडीज़ में, उसमें हिस्टोरिकल केस स्टडी आ जाती है। इसमें डिफरेंट इवेंट्स को अनफोल्ड किया जाता है ओवर टाइम। कंपैरेटिव केस स्टडी आ जाती है। इसमें कंपेयर किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स को, प्लेस को, और फिर उसके बाद कंक्लूजन्स को निकाला जाता है। जो थर्ड वाला है वो है इंटरवेंशंस केस स्टडी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स का क्या इन्फ्लुएंस आता है बिहेवियर्स पे, उसके बारे में स्टडी की जाती है। समरी अगर बात करें तो ये जो रिसर्च अप्रोच है ये डिपेंड करती है ऑन नीड्स ऑफ द रिसर्च ग्रुप। डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करते हुए जो रिसर्चर्स हैं वो डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं ह्यूमन के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर और उनके फिनोमिना के रिलेटेड। तो ये था आज का लेक्चर, हो सके आपको इसकी समझ आई होगी। इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कितनी दफ़ा कहना पड़ेगा यार आप लोगों को? तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।